हेलो स्टूडेंट्स, आपने एनसीईआरटी चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 4 जिसका नाम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, इसी को दूसरे बुक्स में लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोल रखे हैं। तो अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर 4 में और हम लोग ड्यू टू करंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब सबसे पहले साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और स्टेट ने देखा कि जब कोई मैग्नेटिक कंपास नीडल है, उसको किसी स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट है उसके नज़दीक ले जाते हैं, तो मैग्नेटिक निडल जो है, कंपास निडल जो है, उसमें डिफ्लेक्शन होता है। जैसे आपने कंपास देखा होगा, मैग्नेटिक कंपास, जैसे बॉक्स में छोटे से मैग्नेट होते हैं। अब मैं मैग्नेट को डिनोट कर दे रहा हूं एरो से, ठीक है, एरो से मैग्नेट को डिनोट कर रहा हूं। जिधर एरो हेड है उधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल समझ लीजिए और पीछे मैग्नेट का साउथ पोल समझ लीजिए। तब ये जो मैग्नेटिक निडल है, इस समय यदि आप इसको एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट वायर के नजदीक ले जाइए जिस वायर में करंट हो, तो आप देखेंगे कि निडल अपनी जगह पे नहीं रहेगा, यहां से निडल थोड़ा इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इस बात को सबसे पहले फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने देखा, तो फिर इसको लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए पहले हम लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को देख लें कि ऑर्स्टेड ने क्या देखा, क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो आइए, ये है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड ने क्या करा, एक हॉराइजॉन्टल प्लेन पर परपेंडिकुलर वायर को रखा, या आप कहिए वर्टिकल वायर लिया। अब वर्टिकल वायर को हम कैसे दिखावें, तो वर्टिकल वायर को दिखाने के लिए जैसे हमारे हाथ में पेन है, अब ये मान लीजिए कि सरफेस है, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये कोई सरफेस है, इस पर अपने पेन को ऐसे खड़ा करें, ये हो गया ऊपर नीचे, इसी को वर्टिकल कहते हैं आप। तो फिर यहां पर देखिए कि टच क्या करता है, ये क्रॉस सेक्शन टच करता है। तो जब ये वर्टिकल कभी दिखाना है कंडक्टर, इस चैप्टर में 3D क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के अंदर, तो वर्टिकल दिखाना हो तो आप यहाँ पे जिस तरह से क्रॉस सेक्शन टच कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन दिखा लेंगे। तो हमने लिया एक वर्टिकल कंडक्टर लाइक दिस, ये ले लिया। अब इसमें करंट की डायरेक्शन यदि अपवर्ड दिखाते हैं तो उसके लिए डॉट का यूज कर लीजिए। डॉट से कभी भी डायरेक्शन को जब आप दिखाएंगे तो अंडरस्टूड होगा ये डायरेक्शन जो है हमारी नोटबुक से बाहर की तरफ। जैसे ये प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, तो इस प्लेन के आउटवर्ड, या यदि हमारा मान ली बुक है, नोटबुक है, तो नोटबुक से बाहर की तरफ आउटवर्ड, परपेंडिकुलर अपवर्ड जो आप देख रहे हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड सिंबल डॉट है। अब यदि करंट की डायरेक्शन को हमने डॉट से दिखाया, परपेंडिकुलर अपवर्ड दिखाया, आउटवर्ड द प्लेन दिखाया हमने, तो अब इसके नजदीक में कंपास निडल को जब ले गए तो कंपास निडल जो है इस तरह से एक इमेजिनरी सर्कल में इस तरह से ये अलाइन हो गया, इस तरह से अलाइन हो गए एक इमेजिनरी सर्कल में। ये जो मैग्नेटिक निडल है, कंपास निडल है, इस तरह से एक सर्कल में अलाइन हो गया। अब ये है डॉट से हम लोग करंट को शो किए हैं, मैं बगल में आई लिख दे रहा हूं, आई मतलब करंट डिनोटेड बाय डॉट।
परपेंडिकुलर अपवर्ड आउटवर्ड द प्लेन। यहीं पर जब करंट के डायरेक्शन को उलट दिया गया, अब अपोजिट डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे आप, तो उसके लिए ये हो गया हमारा कंडक्टर, ये क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का, कंडक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन है, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन डॉट के अपोजिट, ये अपवर्ड परपेंडिकुलर, अब डाउनवर्ड परपेंडिकुलर, ये आउटवर्ड है। अब इनवर्ड डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्रॉस को यूज किए जाते हैं। ये करंट के डायरेक्शन क्रॉस से दिखाया, मतलब परपेंडिकुलर डाउनवर्ड कहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे, या फिर इनवर्ड द प्लेन बोल सकते हैं, इनवर्ड द पेपर बोल सकते हैं इस डायरेक्शन को, और ये भी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। अब ऐसा करते ही देखा गया कि जो निडल है उसकी ओरिएंटेशन उल्टे हो गए, जो एक इमेजिनरी सर्कल में ये अलाइंड है, ठीक है। तो कंपास निडल को जब ले गए हम इसके नजदीक कंडक्टर में, जिसमें करंट के डायरेक्शन अब अपोजिट कर दिया, रिवर्स कर दिया इसके, तो जो निडल ले गए, कंपास निडल हम ले गए इसके नजदीक, तो देखा कि इमेजिनरी सर्कल में फिर से ये जो निडल है उसकी ओरिएंटेशन आ रहे हैं, लेकिन जो ओरिएंटेशन है ये अपोजिट आ रहे हैं। यही एक्सपेरिमेंट ऑर्स्टेड ने सबसे पहले किया था। आइए बच्चों इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। थोड़ा सा मैं डायरेक्शन के लिए यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, डॉट, दिस डॉट डिनोट्स, दिस डायरेक्शन डिनोट्स परपेंडिकुलर अपवर्ड, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन को ये डॉट दिखाता है, और इसी को बोलेंगे आउटवर्ड, आउटवर्ड द पेपर बोल सकते हैं, नोटबुक है तो पेपर बोल सकते हैं, बुक है तो आउटवर्ड द पेपर बोल सकते हैं, तो आउटवर्ड द प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर, पेपर। अब इसका ये अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस, क्रॉस का मतलब हमेशा के लिए परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इसके अपोजिट डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट हमारा है, और इसी को आप बोल सकते हैं इनवर्ड, इनवर्ड द, दिस क्रॉस डायरेक्शन इज स्टैंडर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड किसके लिए, इनवर्ड द प्लेन। और आपके पास बुक, नोटबुक में ये होगा, यदि क्रॉस और डॉट तो कहेंगे इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। चलिए बच्चों अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो डिफाइन करिए। when a magnetic compass, magnetic compass needle, needle, मैं थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में दिखा देता हूं। ये जो एरो है ये कंपास निडल है, मैग्नेटिक निडल है, इसके एरो को मैंने नॉर्थ पोल दिया है, और जो बैक है इसके एरो का जो टेल है ये है साउथ पोल। मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो है ना, मैग्नेटिक कंपास निडल इज brought near a vertical wire carrying current. Then there is deflection. There is deflection in the magnetic needle. The compass magnetic needle are aligned along the tangent to an imaginary circle whose center
is at the wire and the plane of the circle is perpendicular to the wire। मतलब ये जो वायर है, इस वायर पर सर्कल की जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है, या कहिए द वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, प्लेन ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द वायर। अब ओरिएंटेशन जो रिवर्स हो गया है, पहले ये ओरिएंटेशन कंपास नीडल का है, बाद में करंट को अपोजिट करने पर, करंट को रिवर्स करने पर वो ओरिएंटेशन हो गया है। तो फिर डिफाइन कर दीजिए, रिवर्सिंग, देखिए रिवर्सिंग द डायरेक्शन of current in the wire reverses the orientation of compass मैग्नेटिक निडल, या सीधे भी कंपास निडल बोल सकते हैं, कंपास मैग्नेटिक निडल। अब यहीं पर ऑर्स्टेड ने सोचा कि जिस समय वायर में करंट अपवर्ड है, एक इमेजिनरी सर्कल के अलोंग जो है इस तरह से अलाइन हो गया हुआ है, टेंजेंट के अलोंग, सर्कल के टेंजेंट के अलोंग मैग्नेटिक नीडल अलाइन हो गए हैं, करंट को रिवर्स किया तो उल्टा क्यों हुआ? इसका मतलब एक समय मैग्नेटिक नीडल पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरे समय मैग्नेटिक नीडल पर फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। हमने करंट के डायरेक्शन को अपोजिट किया है, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हुआ है। इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर जो है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया है इस स्पेस में, सराउंडिंग द स्ट्रेट वायर, सराउंडिंग द कंडक्टर, इस स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक मैग्नेट पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में ही होता है, एंड सो देयर मस्ट बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर कैरिंग करंट। तो बच्चों, अब जो ऑर्स्टेड ने यहां पर कंक्लूजन जो ड्रॉ किया उसको लिख लेंगे हम लोग। कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया तो लिख लीजिए, लिखिए ऑर्स्टेड concluded that there is a magnetic field, due to moving charges and currents in the surrounding space मतलब जो कंडक्टर के चारों तरफ की जो स्पेस है, सराउंडिंग स्पेस, अराउंड द सराउंडिंग स्पेस, थोड़ा सा और लिख दीजिए, अराउंड द कंडक्टर के चारों तरफ, अराउंड द कंडक्टर, जो कंडक्टर है
उसके अराउंड जो सराउंडिंग स्पेस होते हैं, चारों तरफ की जो जगह होता है, स्पेस होता है, उस स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है ड्यू टू मूविंग चार्जेस। क्योंकि करंट चलेंगे, तो आप पढ़ चुके हैं, करंट चलेंगे तो चार्ज चलेगा, चार्ज चलता है तो करंट होता है। तो ड्यू टू करंट, ड्यू टू मूविंग चार्जेस, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस अराउंड द कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकाला बायट-सैवर्ट ने मिलकर के, फिर एम्पियर भी निकाले स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए हम अब बायट-सैवर्ट लॉ देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ होता है, कहां पर कितने मैग्नेटिक फील्ड की ताकत होती है, स्ट्रेंथ होता है। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। मेंशन करिए स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, वेक्टर बी से डिनोट करते हैं, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वर्ड ही ज्यादा यूज होगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी बी वेक्टर का कॉमन नेम हमारे बुक में होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। और इसी बी को एक नाम से और जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब ये सारे नाम पर नजर रखिएगा आने वाले चैप्टर्स में, इसमें से कोई भी नाम हो सकता है। अब इन सब के लिए हम यूज करते हैं बायट-सैवर्ट्स लॉ। अब बच्चों ये बायट-सैवर्ट लॉ जो है मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो फॉर मैग्नेटिक फील्ड अभी हमारा मेन टॉपिक हो गया, पायलट टॉपिक। ये तो नोमेनक्लेचर हमने बी का किया है। अब यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना काम। तो बायट-सैवर्ट्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू a conductor carrying current, conductor carrying current। और जो 12वीं का एग्जाम, 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हाउ टू फाइंड, मैथमेटिकल लॉ है बायट-सैवर्ट लॉ। अब इसमें एक हम ले रहे हैं एनी शेप का, ये लिया हमने एक कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर है एनी शेप का। अभी पर्टिकुलर शेप नहीं लेंगे, खास शेप अभी नहीं लेंगे हम लोग। अभी एनी शेप का एक कंडक्टर है। करंट की डायरेक्शन सपोज कि इसमें ये है आई ऊपर की तरफ। अब इसमें से छोटा सा एलिमेंट लेंगे, यही कंस्ट्रक्शन आपको सारे प्रॉब्लम में करना होगा। जितना भी काम करेंगे बी के लिए सब में ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसमें से छोटा सा एलिमेंट लीजिए, ये लिया हमने एक स्मॉल एलिमेंट में डायरेक्शन देंगे करंट का डायरेक्शन। एलिमेंट को डी एल से डिनोट करेंगे हम, डी लगा मतलब वेरी स्मॉल एलिमेंट, दिखाए हैं बराबर वेरी स्मॉल एलिमेंट। अब करंट की डायरेक्शन हमेशा इसमें होगा क्योंकि इसको करंट एलिमेंट बोला जाता है। नाउ अब यहां से हम ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट P का। हमें इस पॉइंट P पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर कैरिंग करंट I। अब क्या किया हमने, तो डीएल लिया स्मॉल एलिमेंट, डायरेक्शन किधर, करंट के डायरेक्शन में। पोजीशन वेक्टर लिया गिवन पॉइंट का जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां से लिया पोजीशन वेक्टर, डीएल एलिमेंट से लिया।
अब बच्चों कोई कोई सोचते हैं कि डीएल एलिमेंट के नीचे से लें या मिडिल से लें या ऊपर से लें, पोजीशन वेक्टर आप कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि डीएल टेंस टू 0 हो गया, लेंथ टेंस टू 0 लेंथ हो गया, मतलब कि इसका साइज जस्ट पॉइंट साइज हो गया ये डीएल, एंड सो आप कहीं से भी यहां से कहीं से भी पोजीशन वेक्टर पॉइंट का ले सकते हैं आर। अब इन दोनों के बीच का स्मॉल एंगल लिया हमने थीटा, बस इतना कंस्ट्रक्शन करना होगा एंड देन इसके बाद में चलिए डिफाइन करिए। लेट मैग्नेटिक फील्ड लिखिए, मैं बोलता हूं मैग्नेटिक फील्ड इज डीबी वेक्टर का साइन एट पॉइंट P ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट dl of a conductor carrying electric current I. Position vector of a given point P is R from dl vector and a small angle between dl vector and r vector is theta। ये बच्चों स्टेटमेंट आपको दे देना है, सारे टर्म का नाम लिख लेना है। लिखने के बाद अब हम लोग पार्ट्स-सावर्ट लॉ को डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर बहुत सारे बुक्स में लोगों ने क्या किया है, पहले स्केलर फॉर्म यूज कर लिए हैं, फिर उसके बाद में वेक्टर फॉर्म यूज किए हैं। तो कोई भी एक फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं पहले। चलिए, तो मैं इसको पहले स्केलर फॉर्म में दे रहा हूं। अब बाय Biot-Savart's law, according to Biot-Savart's law, number 1, dB proportional to I, number 2, dB proportional to dl, number 3, dB proportional to sin theta, number 4, dB inversely proportional to square of r। अब ये है बच्चों 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, 4 लॉज नहीं है, ये 4 पार्ट्स हैं। अब इन 4 पार्ट्स को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग these 4 पार्ट्स बोले या फैक्टर्स भी बोलते हैं लोग, 4 फैक्टर्स 4 पार्ट्स। नाउ dB proportional to I dl sin theta upon r square। now dB इक्वल टू कांस्टेंट अब यहां पे लगाते हैं म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन 1। अब देखिए, जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे और होल कंडक्टर के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dB का इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर होल कंडक्टर, फॉर टोटल कंडक्टर। आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर कैरिंग करंट। अब बच्चों इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे, हमें प्रॉब्लम में जब रेगुलर साइज का बॉडी होगा, जब बॉडी का साइज निश्चित होगा तो इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में इन वेक्टर फॉर्म बार्ट-सावर्ट लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है, तो इसमें हम लिख लें dB वेक्टर लिखा हमने, दिस इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर
क्रॉस आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब। अब बच्चों ये जो लिखे हैं इक्वेशन 2 बोल लें, और आप डीएल क्रॉस आर को यदि सॉल्व करेंगे तो सोचिए क्या आएगा। जैसा कि आप पढ़े हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बाय द वे यदि आप में से किसी बच्चे को परेशानी हो तो फिर आप जाइए यूट्यूब पर, हैशटैग ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए यूट्यूब पर, आपको 11 की वेक्टर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें से अच्छी तरह से आप वेक्टर को पढ़ लीजिए, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन, राइट हैंड, मैक्सवेल रूल, स्क्रू रूल, सारे कुछ मिल जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखने वाला आप वहां से पढ़िए और अपने को पूरा मजबूत कर लीजिए। तब डीएल क्रॉस आर, थोड़ा सा मैं भी बोल देता हूं, डीएल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डीएल आर साइन थीटा, एक आर कटेंगे ऊपर नीचे तो नीचे बचेगा आर स्क्वायर। एंड सो आपको कभी भी वेक्टर फॉर्म लिखने में थोड़ा सा भी डाउट होने लगे तो सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, बहुत सारे लोग पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब टर्म का नाम फिजिक्स में हमेशा एग्जाम में लिखिएगा, तो जो म्यू नॉट आ गया है इस म्यू नॉट का हम नोमेनक्लेचर करेंगे, व्हेयर म्यू नॉट, इसका नाम है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था क्या था, एयर एंड वैक्यूम, तो दोनों समझेंगे हम लोग। म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी, शॉर्ट में लोग खाली परमिबिलिटी भी बोलते हैं, मैग्नेट में परमिबिलिटी बोलने पर भी आप समझेंगे मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का दोनों मीनिंग समझेंगे हम लोग, एयर एंड वैक्यूम। अब म्यू नॉट की वैल्यू प्रॉब्लम में ऐसे देता है आपको, ठीक है, या नहीं तो चार्ट में से आप देख सकते हैं वैल्यू इसका 4 पाई 10 टू द पावर -7 होता है, ये आप देख सकते हैं चार्ट में से, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं ना। अब डायरेक्शन, डीबी का डायरेक्शन, अब डायरेक्शन के लिए आप जो है डीबी के डायरेक्शन के लिए डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन देख लीजिए, क्योंकि इस साइड में डीएल क्रॉस आर एक वेक्टर है, इधर डीबी वेक्टर है। तो जैसा कि आपने सीखा है राइट हैंड थंब रूल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के लिए, या फिर मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल, जो भी आप सीखे हो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखने के लिए, तो जरा लगाते हैं। तो देखिए मैं राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूं। राइट हैंड थंब रूल में क्या कहा गया है, when fingers of right hand are curved from first vector towards second vector through a small angle, then thumb erect indicates direction of cross product of two vectors। तो dl क्रॉस r, तो dl नाम पहले है, फर्स्ट वेक्टर हुआ, r बाद वाला वेक्टर सेकंड वेक्टर हो गया, तो dl से r के तरफ राइट हैंड फिंगर को हमने कर्व किया, कर्व किया, मोड़ा फिंगर को, राइट हैंड फिंगर को डीएल से आर के तरफ छोटा एंगल से कर्व किया, क्लॉकवाइज कर्व किया। तो देखिए थंब किधर गया, अंदर के तरफ, इनवर्ड द बोर्ड के अंदर के तरफ, नोटबुक के अंदर के तरफ आप में होगा। अब ये डायरेक्शन को दिखाना है तो कैसे दिखावे, अब इस तरह से हम क्रॉस से दिखा सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर रफली लोग ऐसे दिखाते हैं, आर पे परपेंडिकुलर रफली नीचे के तरफ ऐसे दिखाते हैं। तो ये डायरेक्शन को हमने दिखाया जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस दिखाते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को ऑब्लिक कर देते हैं, उसी तरह से डीबी को ऑब्लिक करके लोग दिखाते हैं। बट अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात जो हमने करा, परपेंडिकुलर इनवर्ड, जरा इसको रख करके अपनी नोटबुक पर आप भी अपना पेन ऐसे रख कर देखिए क्या होता है। यह है डीबी का एक्चुअल डायरेक्शन, डीबी का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आर वेक्टर के साथ में 90 डिग्री पर है, आर के साथ 90 डिग्री पर है। सिमिलरली इसी प्लेन में है डीएल,
तो फिर ये जो dB है, dB जो पेन के अलाउंग नीचे अंदर की तरफ, ये dl पर भी परपेंडिकुलर है। एंड सो मेंशन करिए डायरेक्शन, डायरेक्शन लिखिए, मैं बोलता हूं ऑफ dB वेक्टर is perpendicular to the plane of paper and inward यहां तक आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, लेकिन एक लाइन आप और लिखिए अलग से अब, dB, dB is perpendicular to the L vector and R vector। अब इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम करने के समय ये हमें तुरंत याद आना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये बच्चों हमने dB निकाला, dB का डायरेक्शन देखा, इंटीग्रेट कर देंगे, dB को B मिल जाएगा। जो डायरेक्शन dB का होगा वही डायरेक्शन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बार्ट-सावर्त लॉ हमने जो सीखा है, अब इससे हमें निकालना है कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ जो साइज से फिक्स शेप साइज वाली बॉडी हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम सबसे पहले अब लेने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बार्ट-सावर्त लॉ। ठीक है, लिख लीजिए एप्लीकेशंस ऑफ बार्ट-सावर्त लॉ। अब इसमें हम ले रहे हैं पहला एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट करा हमने, बी वेक्टर एट पॉइंट एट अ पॉइंट का नाम P रख लेते हैं, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, स्मॉल r लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P जो है एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम a straight conductor, from a straight conductor, from a straight conductor, straight conductor carrying current, carrying current। अब करंट को आई एज्यूम कर लेते हैं, आई मान लेते हैं। चलिए बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है एट अ पॉइंट P, पॉइंट का नाम P रख लिए हैं, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R कहां से लेना है? तो फ्रॉम अ स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I। अब इसमें बार्ट-सावर्त लॉ लगानी है हमें। लिया हमने स्ट्रेट कंडक्टर, ये लिया हमने। अब स्ट्रेट कंडक्टर में कई सारे केसेस बनेंगे। तो पहला केस हम लोग लेंगे स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी लेंथ मेजरेबल है, फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ का मतलब जिसकी लेंथ निश्चित है, जिसकी लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। तो ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ फाइनाइट है। हम इसमें करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं, ये ले लिया हमने करंट की डायरेक्शन। अब इसकी लेंथ को अभी एज्यूम नहीं कुछ कर रहे हैं, बट इसमें अब मिडिल पॉइंट नहीं लेंगे हम, अभी एनी पॉइंट, इसके मिडिल पॉइंट नहीं लेंगे, दोनों एंड नहीं लेंगे, एनी पॉइंट ले रहे हैं। तो एनी पॉइंट जो है थोड़ा सा मिडिल पॉइंट से हट के हम ले लेते हैं। ये अप्रोक्स मिडिल पॉइंट हो गया, थोड़ा मैं यहां से ले रहा हूं पॉइंट, ये लिया हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। अब बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि टू लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो आप उसको टू एक्सिस बोलते हैं फिजिक्स में। तो एक एक्सिस ये हमारा हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब हमें इस कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये हमारा अब टारगेट हो गया, हमारा गोल हो गया। अब बार्ट-सावर्त लॉ लगाना है, लेकिन उससे पहले हम इसको मेंशन कर लेंगे केस फर्स्ट।
ये फर्स्ट केस जो हम ले रहे हैं। तो चलिए जरा आप लिखिए, मैं बोलता हूं। व्हेन लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब मेजरेबल, जिसको कि नाप सकते हैं। एंड R is from any point of the straight conductor ये हमारा पहला केस है, फर्स्ट केस हो गया, जिसमें कि पॉइंट P जो हम ले रहे हैं, ये पॉइंट P परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे है। अब जो R हम ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं, वो कंडक्टर के इन्हीं पॉइंट से, मतलब कि ओरिजिन जो हम ले रहे हैं R को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R को मेजर करने के लिए जो ओरिजिन ले रहे हैं, ये ओरिजिन कंडक्टर के इन्हीं पॉइंट पर, मिडिल पॉइंट पे नहीं, एंड पे नहीं, इन्हीं पॉइंट पे लिया है। ये फर्स्ट केस हमारा है। चलिए अब इसमें लगाते हैं बायट-सैवर्ट लॉ। तो उसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, ऊपर ले लें, नीचे ले लें, जहां मर्जी हो वहां ले लीजिए। चलिए मैं नीचे ले रहा हूं एलिमेंट, ये लिया हमने एक छोटा सा एलिमेंट, ये लिया। अब इस छोटे से एलिमेंट को आप चाहें तो dl बोल लें, आप चाहें तो dx बोल लें, dy बोल लें, dz बोल दें, dr बोल लें, जो मर्जी हो वो बोल लीजिए। चलिए मैं इसको dl बोल रहा हूं। दिस एलिमेंट हैज लेंथ dl और डायरेक्शन इसका किधर, करंट के डायरेक्शन। अब dl एलिमेंट के वजह से पॉइंट P पर हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो dl से पॉइंट P तक ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर। ये लिया हमने पोजीशन वेक्टर, ये लिया पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर को मैं बोल दे रहा हूं r वेक्टर, कैपिटल R से डिनोट कर दे रहा हूं पोजीशन वेक्टर को, r वेक्टर, कैपिटल R वेक्टर। अब जो dl है एलिमेंट, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो एंड हो गया dl का, ओरिजिन से यहाँ से डिस्टेंस देख लेते हैं, इसको l बोल लीजिए। l बोल लिया हमने। लेकिन बच्चों अब यहीं पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने इसको dx बोला तो फिर आप इसको x बोलेंगे, क्योंकि वन लाइन इज वन एक्सिस। यदि आपने dx बोला, इसका मतलब आपने x एक्सिस बोल दिया इस लाइन को, तो तब जो है आपको dx बोलने पर इसको x बोलना चाहिए। नहीं आप इसको dy बोलते हैं तो इसको y बोलिए, ठीक है। अब dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच स्मॉल एंगल थीटा जो लेते आ रहे हैं, ले लिए हम लोग। तो चलिए अब डिफाइन करिए। तो लिखिए मैग्नेटिक फील्ड dB at point P due to a small element dl of the conductor is given by Biot-Savart's law। dB equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta अपॉन पोजीशन वेक्टर कैपिटल R हम लोग लिए हैं स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया बायट-सैवर्ट लॉ में, आप स्केलर फॉर्म वाला इक्वेशन लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन होल कंडक्टर की वजह से हमें मिलेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसमें वन वेरिएबल चाहिए, जबकि आप इसमें गौर से देखें तो वेरिएबल आपके 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, क्योंकि एलिमेंट यदि नीचे ऊपर आपने किया थीटा चेंज हो जाएगा, ये कैपिटल R चेंज हो जाएंगे, और D के साथ में L। इंटीग्रेशन के अंदर जाते ही D के साथ में वेरिएबल दिखने लगेगा आपको अपने आप। तब 3 वेरिएबल का इंटीग्रेशन तो हम नहीं कर पाएंगे, एंड सो इसको 1 वेरिएबल में पहले कन्वर्ट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसके लिए क्या करें, तो बहुत सारे तरीके हैं, बट इसमें सबसे आसान तरीका है
कि आप यहां पर एक एंगल ले लीजिए। मान लीजिए इस एंगल को हमने बोला फाई, इस एंगल को बोल दिया मैंने फाई, कुछ भी बोलना, अल्फा बीटा फाई जो मर्जी हो बोल लीजिए। अब इस फाई के टर्म में आप इन तीनों टर्म को बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए अब यहां पर कुछ मैं नाम लिख दे रहा हूं, यहां पर ए लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये ए लिख दिया हमने। तब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ पी ए या ओ ए पी, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जैसा कि आप देख रहे हैं ये एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी टू एंगल का सम 90 डिग्री होगा, बिकॉज कोई भी ट्रायंगल के 1 2 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंड सो थीटा प्लस फाई 90 डिग्री, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। एंड सो थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री माइनस फाई। अब साइन ले रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस फाई, साइन 90 माइनस फाई कॉस फाई हो जाएंगे, ये हो गया हमारा कॉस फाई। अब कॉस फाई लेकर के स्मॉल आर के टर्म में कैपिटल आर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ले लीजिए कॉस फाई इक्वल टू, कॉस फाई लिया, नाउ स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, therefore capital R इक्वल टू क्या होगा, r स्मॉल r अपॉन cos फाई, 1 अपॉन cos फाई सेक फाई, ले जाइए ऊपर, ये 1 अपॉन cos फाई हो गया सेक फाई, सेक फाई। तो r को हमने फाई के टर्म में कर लिया, साइन थीटा को फाई के टर्म में कर लिया। अब यहां से हम लेते हैं tan फाई, तो यदि tan फाई लेते हैं तो tan फाई इक्वल टू क्या होगा, L अपॉन R, L अपॉन R। नाउ L इक्वल टू क्या हो जाएगा, R tan फाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए फाई के रेस्पेक्ट में, तो dl अपॉन d फाई इक्वल टू R कांस्टेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, गिवन डिस्टेंस R, अब ये कांस्टेंट है। नाउ R बाहर, d tan फाई बाई d फाई, tan फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई। एंड सो dl इक्वल टू क्या होंगे यहां से, r सेक स्क्वायर फाई d फाई। चलिए बच्चों, तो dl को फाई के टर्म में कर लिया, ठीक है, r को कर लिया फाई के टर्म में, साइन थीटा को कर दिया फाई के टर्म में। ये बहुत ही शॉर्ट एंड क्विक तरीका है। अब इस सब को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो बाई इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 में अब हम रख रहे हैं सारे वेरिएबल्स के बदले में जो निकाले हैं, तो लिख लीजिए बाई इक्वेशन 1 dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl के जगह पर r सेक स्क्वायर फाई d फाई रखा, dl के जगह पर r सेक स्क्वायर फाई d फाई। नाउ साइन थीटा के जगह पर cos फाई, तो लिखा हमने cos फाई, इसको घेर देते हैं, कंटिन्यू ना लगे, ठीक है, cos फाई अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, तो R स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, R स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। नाउ देखिए 1R से 1R कैंसल, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसल, एकदम देखिए सिंपल सा आ गया हमारा वन वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन। अब आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। नाउ दिस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, एक जगह कर लिए कांस्टेंट को, cos फाई। नाउ दिस इज cos फाई डी फाई। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो जरा मेंशन करिए। नाउ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में भी ड्यू टू होल कंडक्टर at point P
P। अब हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं ड्यू टू होल कंडक्टर, ड्यू टू टोटल कंडक्टर एट पॉइंट P। आइए बच्चों अब इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड सो B इक्वल टू नाउ कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को साइड करा I अपॉन R इंटीग्रेशन cos फाई d फाई। अब हमें यहाँ पर चाहिए लिमिट। और बच्चों जो 12 के बच्चे हैं उनको बोलूंगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन दे देते हैं और लिमिट नहीं देते हैं, बाएं साइड में इंटीग्रेशन dv इक्वल टू b लिख देते हैं। बट सावधान रहिए, इंटीग्रेशन dv इक्वल टू b यदि आपने बोला है ठीक बोला है, लेकिन इंटीग्रेशन यदि आपने दिखाया और लिमिट नहीं दिया नीचे ऊपर तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा। और आप सबको पता होना चाहिए कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, यदि किसी ने ऐसे किया तो ये होगा b, बट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक इनडेफिनिट कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो यदि किसी ने dv का इंटीग्रेशन b लिख के छोड़ दिया है तो 12 बोर्ड में आपको गलत कर देगा कोई, ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट कांस्टेंट तो आप ऐड करेंगे नहीं। एंड सो LHS में ऐसे इंटीग्रेशन करके और b लिखना गलत है, मत लिखिएगा कोई बच्चे, ठीक है, सावधानी बोर्ड में रखिएगा तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। ये मैं आपको हिंट करता रहूंगा, ठीक है। नाउ अब फाई लिमिट रखना है हमें, तो इसके लिए क्या करिए, पॉइंट P को कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट से ज्वाइन करिए, ठीक है, कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट से इसको ज्वाइन करिए, पॉइंट P को ज्वाइन किया हमने। अब यहां पर गौर करिएगा जरा, जो OP लाइन है इसको OP लाइन को एक एक्सिस आप एज्यूम करिए, इस एक्सिस से ये जो PA लाइन है फाई एंगल बना रहा है। PA लाइन क्या है, गिवन पॉइंट को कंडक्टर के एक पॉइंट से ज्वाइन किया, देन जो OP एक्सिस से एंगल बना है ये है फाई, तो पॉइंट P को कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट से ज्वाइन करा हमने, जो एंगल बना है इस एंगल को हमने बोला फाई वन। अब पॉइंट P को कंडक्टर के टॉप से ज्वाइन कर दीजिए, जो एंगल OP लाइन से बना इस एंगल को बोला फाई टू बोल दिया इसको। अब बच्चों लिमिट हमारा हो जाएगा फाई 1 टू फाई 2, लेकिन क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पर जो एंगल फाई है फाई 1 लोअर लिमिट, टॉप पॉइंट पर जो एंगल फाई 2 है ये फाई 2, लेकिन फाई 1 को निगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों निगेटिव लेना पड़ेगा, थोड़ा मैं आपको इसका जवाब देता हूं। चलिए क्या जवाब होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसमें थोड़ा सा हम यहां से देखेंगे। सबसे पहले तो कुछ वैल्यूज आपको मैं बता दूं, ऐसे आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी ये आप याद में रखिएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। चलिए मैथमेटिकल परेशानी, जैसा कि मैं शुरू में वेक्टर चैप्टर में ही बोल देता हूं क्लास 11 में कि मैथमेटिकल परेशानी फिजिक्स में जहां भी आएगी हम खुद उसको दूर करेंगे। अब जरा गौर करिएगा इस इक्वेशन पर, जब हम ओरिजिन के नीचे लेंगे लेंथ तो क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे, एल लेंगे नेगेटिव, तो tan फाई क्या होगा, नेगेटिव। नाउ tan फाई नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव, तो थीटा क्या देख रहे हैं, नेगेटिव, एंड सो ओरिजिन के नीचे की लेंथ के लिए एल नेगेटिव है, एंड सो tan फाई नेगेटिव होगा, एंड सो फाई नेगेटिव होगा। ओरिजिन से ऊपर की लेंथ पॉजिटिव, एल पॉजिटिव, tan फाई पॉजिटिव, तो फिर ऊपर का जो फाई है, फाई 2 एंगल
ये φ2 एंगल हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। चलिए बच्चों अब इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया, रिजल्ट आ गया। अब ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसकी आगे जरूरत है आपको, इसलिए याद रखिएगा। नाउ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो नाउ दिस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस फाई का इंटीग्रेशन, जैसा कि आपको पता है साइन फाई नीचे φ1 माइनस φ1 ऊपर φ2। अब रखते हैं फाई के जगह पर अपर लिमिट एंड सो दिस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। नाउ इनसाइड ब्रैकेट पहले फाई के जगह पर φ2 रखा, ये हो गया हमारा साइन φ2, फिर फाई के जगह पर φ1 रखेंगे तो साइन माइनस φ1, पहले चलिए माइनस दे देते हैं पहले। अब साइन माइनस φ1 इज माइनस साइन φ1, जैसा कि आपको मैंने बता दिया साइन फाई के जगह पर माइनस φ1 रखेंगे तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन φ1। अब ये b का जो वैल्यू आया है इसको एक जगह फॉर्मूला बना देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। नाउ माइनस में प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूं, साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ2। अब बच्चों ये है जनरल फॉर्मूला। चलिए इसका इस इक्वेशन को नेमिंग कर दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 नेमिंग कर दिया हमने। और ये इक्वेशन 2 को आप अच्छी तरह से मार्क कर लीजिए, दिस इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब डायरेक्शन की बात करेंगे हम, तो फिर डायरेक्शन के लिए ऐसे तो आगे और भी रूल मैं सिखाऊंगा आपको, बट यहाँ पर तो ये डायरेक्शन की बात आप करें तो डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ, पोजीशन वेक्टर आर देख रहे हैं, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के लिए जो सीखे हैं आप, देखिए जरा लगा करके। तो डीएल से आर के तरफ अपने राइट हैंड फिंगर, दाहिने हाथ के फिंगर को कर्व करिए थंब को इरेक्ट रखते हुए, तो क्या देखते हैं डीएल से आर के तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को कर्व करेंगे, थंब गया अंदर के तरफ, एंड सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, या कहिए इनवर्ड द पेपर, तो लिख दीजिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, या फिर आप लिख सकते हैं इनवर्ड द पेपर, इनवर्ड द पेपर, पेपर। अब बच्चों जैसा कि हम लोग जान गए हैं इनवर्ड के लिए क्रॉस का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पर क्रॉस मार्क कर रहा हूं, ये क्रॉस दिया हमने, ये क्रॉस मार्क कर दिया, साइड में जरा लिख दीजिए ये क्रॉस जो है बी का डायरेक्शन है, इनवर्ड ऐसे डायरेक्शन है। चलिए अब हम लेते हैं केस सेकंड, केस सेकंड। अब कंडक्टर की लेंथ को इनफाइनाइट ले रहे हैं, लिखिए व्हेन लेंथ ऑफ a straight conductor is infinite and r is from its any point। चलिए अच्छा, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर इनफाइनाइट ले रहे हैं और जो स्मॉल आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, जो स्मॉल आर है ये कंडक्टर के एनी पॉइंट से हम ले रहे हैं। तो लिया हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर डॉट 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 डॉट, लेंथ इनफाइनाइट का यही मतलब होता है इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, करंट इसमें आई। अब इसके एनी पॉइंट से ओरिजिन लिया हमने, एनी पॉइंट से पॉइंट P का, गिवन पॉइंट P का डिस्टेंस R। नाउ अब इसमें हम लोग देखेंगे φ1 φ2, तो पॉइंट P को कंडक्टर के लोअर एंड से ज्वाइन करेंगे। देखिए ये जो ज्वाइन करेंगे, ये वाला लाइन जो आपका होगा, ये वाला जो लाइन होगा, ये जो ज्वाइन करेंगे, और ये वाला लाइन कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा। अब बच्चों एक लाइन, दो लाइन इन्फिनिटी पे जो मिलता है, आप क्लास 10 में पढ़े हैं, जब होता है फोकस, लेंस के फोकस
कॉनकेव मिरर के फोकस पर जब होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनता है, इन्फिनिटी पर। और आपने पढ़ा हुआ है इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्रैक्टेड रे को मिलना पड़ता है। एंड सो फिजिक्स कहता है पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर मिलने वाला जो टू लाइंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो पॉइंट पी को कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट से हमने ज्वाइन करा, तो ये लाइन और ये लाइन इन्फिनिटी पर मिलेगा। एंड सो ये वाला लाइन इसके पैरेलल होंगे। तो दिखा दीजिए पैरेलल, ये लाइन हमने ड्रॉ किया। अब दिस एंगल इज 90 डिग्री, नीचे का एंगल फाई 1 इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 2 में डालेंगे। सिमिलरली पॉइंट पी को टॉप से ज्वाइन करेंगे, तो ये भी एंड इन्फिनिटी है। पॉइंट पी से ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इन्फिनिटी पर मिलेगा, इन्फिनिटी पर मिलेगा। एंड सो ये लाइन और ये लाइन इन्फिनिटी पर मिलने वाला टू लाइन हो गया। एंड सो ये लाइन और ये लाइन हो जाएंगे पैरेलल, कर दीजिए पैरेलल। नाउ ये एंगल क्या हो गया आपका फाई 2 एंड फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। तो बाय इक्वेशन 2 b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इक्वेशन 2 से I अपॉन r। अब साइन फाई 1 साइन 90 डिग्री 1, साइन फाई 2 साइन 90 डिग्री 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, हो गया 2। अब आप चाहें तो इसको 2i अपॉन r भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से 4 को सॉल्व कर दीजिए, 2 हो गया। एंड सो b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। और बच्चों डायरेक्शन किधर होगा, तो वही है, डायरेक्शन करंट का ही है। स्मॉल एलिमेंट जो लेंगे वो इधर ही होगा, पोजीशन वेक्टर इधर ही होगा। एंड सो डायरेक्शन ज्यों की त्यों रहेंगे, क्रॉस से दिखा दीजिए, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड यही डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट केस में आ जाए हम। अगली केस हमारा केस थर्ड में आ जाइए। मेंशन करिए इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट एंड r is from one end of the conductor। चलिए बच्चों, अब ओरिजिन जो है कंडक्टर के वन एंड पे ले रहे हैं, एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये फिगर रखे हुए हैं क्योंकि इससे मदद ले रहे हैं हम लोग। इसके लिए इक्वेशन ये हमारा है, जनरल इक्वेशन यही है, इसी से सब निकलेगा। तो आइए बच्चों फिगर लेते हैं। अब यहाँ हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर, लेंथ इसका डॉट 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 यानी इन्फिनिटी, करंट इसमें आई दिया, एक एंड पे ओरिजिन लिया। नाउ यहाँ से गिवन पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस R लिया। अब पॉइंट P को ज्वाइन करिए लोअर एंड ऑफ कंडक्टर, ठीक है, पॉइंट P को कंडक्टर के लोएस्ट एंड से ज्वाइन करेंगे। तो पॉइंट P को लोएस्ट एंड से ज्वाइन करेंगे, कोई एंगल नहीं बनेगा, यानी कि फाई 1 इक्वल टू 0। अब पॉइंट P को कंडक्टर के टॉप एंड से ज्वाइन करिए, तो कहां मिलेगा, ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है कंडक्टर के टॉप एंड से पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे, तो ये लाइन इन्फिनिटी पर मिलेंगे। ये लाइन इन्फिनिटी पर, ये लाइन इन्फिनिटी पे मिलने वाले टू लाइंस हो जाएंगे। एंड सो दोनों लाइन पैरेलल होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन मीट एट इन्फिनिटी कहता है फिजिक्स आपको। नाउ ये एंगल हो गया हमारा फाई 2, ये वाला एंगल जो फाई 2 है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए तो फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, फाई 2 के जगह पर 90 डिग्री, फाई 1 0, साइन 0 0, साइन 90 डिग्री, फाई 2 90 डिग्री 1, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई ज्यों का त्यों रह गया।
एंड सो बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और डायरेक्शन वही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, तो फिर क्रॉस से दिखा दीजिए डायरेक्शन। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड निकल गया। सारा काम इक्वेशन 2 से आपका होते जा रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर की प्रॉब्लम बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन में तो सबसे ज्यादा आता है, तो इसलिए एक ही इक्वेशन के थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इक्वेशन 2 से निकालना सिखा देता हूं आपको। नाउ अब ले रहे हैं केस 4। केस 4 लिखिए, when length of conductor is finite, ब्रैकेट लिख लीजिए L, कैपिटल L, कंडक्टर के लेंथ लिया हमने कैपिटल L, स्ट्रेट कंडक्टर के लेंथ कैपिटल L, एंड R is from midpoint, from middle point of the straight conductor, चलिए ये लिया हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर, लेंथ इसका कैपिटल L, फाइनाइट लेंथ, मेजरेबल लेंथ, डेफिनेट लेंथ, जो भी बोलिए। अब इसके मिडिल पॉइंट लीजिए, मिडिल पॉइंट ले लिया हमने, यहां पर लिया ओरिजिन, जो प्रॉब्लम बोल रहा है ओरिजिन यहां लीजिए मिडिल पॉइंट पर। अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन पॉइंट P का या R। अब बच्चों जैसा कि हमें पता है कि ये OP लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इसका, एंड सो दोनों एंड जो होगा पॉइंट P से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो फिर इसको मैंने ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन कर दिया यहां से, ये दोनों लेंथ होगा इक्वल। हम जरा पता लगा लें इन दोनों लेंथ का क्या है वैल्यू। तो ये लेंथ हो गया L/2, ये L/2 है, ये लेंथ यहां से लेके यहां तक, ये भी लेंथ होगा L/2 कैपिटल L। टोटल लेंथ कंडक्टर का हम लोग कैपिटल L ले रखे हैं, तो ये L/2 ये लेंथ हो गया। चलिए मिडिल पॉइंट है, कंडक्टर में करंट अपवर्ड, सब में एक ही हम लोग लेते जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट I, ये I कर दीजिए, I अपवर्ड। नाउ अब ये लेंथ दोनों इक्वल हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो फिर ये लेंथ होगा हमारा, ये लेंथ होगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर बाई 4। अब एंगल की बात कर लें हम लोग, R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर ये है R स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, L स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे जो एंगल है ये φ1 φ2, अब इस एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा, इस एंगल को भी अल्फा बोलना पड़ेगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये लेंथ इक्वल है, एंड सो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो फिर इक्वेशन 2 में हमें अल्फा रखनी है, तो फिर इन इक्वेशन 2 लिख लीजिए, इन इक्वेशन 2 φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू अल्फा। अब ये अल्फा हमने सपोज करा है, एज्यूम करा हमने अल्फा। चलिए अब इस फिगर को हटाते हैं, काम खत्म हो गया, हमारा लास्ट केस है ये। अल्फा सेड, इसको अल्फा बोल लिया इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2, तो फिर b इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन अल्फा। नाउ यहां से थोड़ा आप सॉल्व कर दीजिए, या फिर बहुत लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन R साइन अल्फा भी करके याद रखते हैं, जैसी मर्जी हो। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, 2 से 4 को सॉल्व कर दिया 2, एंड सो b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट I नोमिनेटर में साइन अल्फा अपॉन 2 पाई R,
डायरेक्ट फार्मूला यदि याद रहे तो लोग डायरेक्ट वेज को यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो फार्मूला याद रहे, कॉन्फिडेंट रहे तो, नहीं तो इक्वेशन 2 से हमने सारा निकाल के दिखा दिया आपको। डायरेक्शन की थोड़ी जांच कर लेते हैं। करंट की डायरेक्शन वही है सेम पहले की तरह, एंड सो यहाँ पर क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड दिखा लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इसमें हमें साइन अल्फा की जरूरत है, तो साइन अल्फा के लिए आप जो है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल से ले लीजिए। तो साइन अल्फा की जो वैल्यू होगा दिस इक्वल टू परपेंडिकुलर L/2 अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। अब बच्चों जो प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं, जैसे स्क्वायर देकर दे दिया, स्क्वायर में करंट दे दिया, कभी रेक्टेंगल में करंट दे दिया, कभी ट्रायंगल में करंट दे दिया, तो सब में आप इसको यूज करिएगा, इससे प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। और इसमें मेन जो जगह है वो क्या है, गिवन पॉइंट से कंडक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद कुछ नहीं, आप पॉइंट को कंडक्टर के दोनों एंड से ज्वाइन करिए, ये दोनों एंगल देखिए और इक्वेशन 2 में रखिए, सारे प्रॉब्लम फटाफट। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, देन उस समय अब हम लोग पार्ट्स-एबर्ट लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे, वो होगा हमारा सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।